प्रारंभ करेंगे, आगाज करेंगे। संदीप हमारे साथ हैं। राम राम संदीप साहब, ठीक हैं आप? पीएनजी टाइम से अपलोड कर दे टीम को। हाँ एकदम बोला हुआ विष्णु जी, अपलोड हो जाएगा। बाकी 2 क्लास जो हुई है उसकी पीएनजी है ना उसमें अपलोडेड, एक बार चेक करिएगा। अभी चेक करते हैं। तो और बाकी लोग जल्दी से लाइव आइए और कहिए कि सब कुछ ठीक है, तो फिर हम बिना किसी देर के सेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वीडियो पॉज हो गई है, ऐसा कैसे होगा? सर सुनिए। हाँ तनु बोल रही है, सर सुनिए, सुनाइए। नहीं, बायो की नहीं होगी। नुमान रज़ा हमारे साथ हैं, शुक्रिया नुमान साहब। टाइमिंग गलत रहेगी सर, ये टाइमिंग गलत रहेगी। क्यों गलत रहेगी? अब सही है। वो क्या है ना कि कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए गलत है। तो एक शेर याद आ गया ऐसी पर कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। दास्तां मतलब कहानी। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। शाम को रखो तो दिक्कत है, सुबह को रखो तो दिक्कत है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे होते हैं बहुत सारे, अब किसी को किसी में प्रॉब्लम है, किसी को किसी में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी ही ऐसी ही चलती है। सब ठीक है ना? चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में आपसे मुखातिब हैं, रूबरू हैं। और हम्म, कल वाला अपलोड नहीं हुआ, उसको टैग करके बोल दीजिए। आज हो जाएगा अपलोड, घबराइए मत। बाकी अपलोड है ना? ओके ठीक है, उसको अपलोड करवाते हैं बच्चे। मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेना आपको। अब आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स किस पे? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, परमाणु को सूचित करने का तरीका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल बेसिक बातें अभी हम करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती, तो बहुत ही बेसिक चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो जरूरी है केमिस्ट्री जानने के लिए। परमाणु को सूचित करने का तरीका, ढंग। जैसे मान लिया कि ये कोई एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम होता है। तो ये मान लिया कोई एटम है एक्स, ठीक है, कोई एटम है एक्स, और यहां पर नीचे में हम लिखते हैं जेड। तो ये जो जेड आप लिखते हैं ना, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या होती है। क्या होती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं इसको, ठीक है। और देखिए यहां पे जो आप ए लिखते हैं ना, ए, ये इसका होता है मास नंबर, जिसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये परमाणु को सूचित करने का तरीका है। तो जैसे मान लिया कोई परमाणु है एक्स, तो यहाँ पर जो आपने जेड लिखा है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो ए लिखा है उस वो इसका मास नंबर है, या इसको कभी एटॉमिक मास भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, एक ही बात है, परमाणु द्रव्यमान। किताबों में कभी परमाणु द्रव्यमान लिखा रहेगा, परमाणु संख्या। ये पुराना तरीका है लिखने का। अब दोनों हम एक ही तरफ लिख देते हैं। जैसे मान लिया जैसे कि ये x है, तो z भी इधर ही लिख देते हैं, a भी इधर ही लिख देते हैं। जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माय डियर फ्रेंड सोडियम, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 11 और यहाँ पे लिखा है 23। तो ये 11 इसका क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया, और ये 23 क्या हो गया? इसका द्रव्यमान संख्या होगा। लेकिन अब लिखेंगे तो दोनों एक ही तरफ लिख देंगे, 11 और 23। तो ये हो गया इसका परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज योर मास नंबर। तो ये परमाणु को सूचित करने का क्या है? कन्वेंशन है, एक तरीका है, ठीक है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बार बार काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, तो आप उसका उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं ये बता सकते हैं,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बता सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये बता सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं ये बता सकते हैं। रात चौरसिया कह रहे हैं क्लास लाइव नहीं है क्या, क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या कनेक्ट होने में? तो अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो एक बार एग्जिट करके फिर से वापस आइए, है ना। राम मोहन यादव कह रहे हैं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरू से देखिए, पहली क्लास आपने मिस करी होगी इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, और अभी मैंने समझाने वाली बात ही नहीं की, अभी तो सब याद करने वाली बात है, इसमें समझाने वाला कहाँ आया। मैंने कहा कि कोई एटम है एक्स, तो यहाँ पर जो लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे मास नंबर होता है, इसमें समझने वाली क्या बात है, इसको याद रखना है ना, इसको समझने में क्या है। जैसे मैंने बोला कि ये मान लिया कि कोई परमाणु है सोडियम, तो यहाँ पर हमने 11 लिखा है, ये इसका क्या है, परमाणु संख्या कहलाएगा, और ये 23 लिखा है तो इसका मास नंबर कहलाएगा। तो इसमें तो अभी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं ना, अभी बस याद करना है इन चीजों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो अब आएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये आप बता सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी जितने बच्चे जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई पिछली क्लास मिस हुई है ना तो देख कर आइएगा क्लास में, नहीं तो दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। चाहे वो हमारी बायोलॉजी की क्लास हो, चाहे वो केमिस्ट्री की क्लास हो, इसमें ये पाया जाएगा। तो अगर किसी परमाणु का परमाणु संख्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या को यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। तो परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉनों की संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह है सोडियम, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 इसका मतलब क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा। और यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, ये 23 क्या होगा, इसका मास नंबर होगा। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने और कोई पूछे कि बताओ सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो आप कहेगा सर एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन भी 11। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अर्थात जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए, तो अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि सोडियम में कितने प्रोटॉन, तो आप कहेगा सर ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11 होगा। फिर मैं पूछूंगा कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेगा जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। लेकिन मास नंबर की अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करते हैं, जिसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करेंगे तो परमाणु का द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है। तो आपने कहा सर देखो परमाणु में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा कि नाभिक में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं, और जिस रास्ते पर चक्कर लगाते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम जीरो मानते हैं, शून्य मानते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो परमाणु का द्रव्यमान होगा नहीं। परमाणु का द्रव्यमान किस में निर्भर करेगा, जितने प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान और जितने न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान। तो जितने प्रोटॉन है उसका मास, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका मास, सॉरी न्यूट्रॉन है उसका मास, दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो किसका मास मिल जाएगा, एटम का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो अगर हम बात करें कि द्रव्यमान संख्या की, तो भाई किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी,
प्रोटॉनों की जो संख्या होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो जितने न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान और जितने प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो किसका मास मिल जाएगा? एटम का मास मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर समझने वाली बात आई। हम मास नंबर को जनरली किससे डिनोट करते हैं, किससे निरूपित करते हैं? ए से। मास नंबर क्या होगा? जितने प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान और जितने प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान और जितने न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान को सम कर देंगे तो एटम का मास मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम Z लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स, तो हम कह सकते हैं जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉनों की संख्या की जगह पे हमने क्या लिख दिया? Z लिख दिया। और न्यूट्रॉनों की संख्या को हमने N से डिनोट कर दिया। न्यूट्रॉनों की संख्या को हमने N से डिनोट कर दिया। तो हमारा A क्या आ गया? Z प्लस N। तो यहां से अगर हमें n निकालना हो तो n कितना हो जाएगा? a माइनस जेड, ये धरा कर माइनस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस जेड। मतलब अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? a माइनस जेड कर देंगे, यानी मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। नोट करिएगा इसको। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पहले इतना नोट कीजिए। एकदम बच्चों वाली चीज हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कल वाली पीएनजी, अच्छा ठीक है, डाल देते हैं। निशा कह रही कि सर वीडियो रुक रहा है। निशा जी, यहाँ से कोई मुझे दिक्कत दिख नहीं रही है, आपके नेटवर्क में इशू होगा। वैसे मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कि बाकी बच्चों आप लोग कमेंट करिए, क्या वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? सूर्या द सुपरस्टार, क्या बात है भाई, ले लिया नाम। अब यकीन हुआ कि लाइव हैं हम। हाँ जी, पढ़ सकते हैं मूलचंद साहब। पीएनजी डल जाएगी अभी, महिमा घबराई मत। हाँ, कमेंट जा रहा है स्मृति यादव जी। क्लियर है ना सबको? क्लियर है, चलो ठीक है। जैसे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सोडियम है ना आपका, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, परमाणु संख्या 11, और एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है? 23। अब आपसे मैं पूछ लूं सवाल कि बताइए जनाब, किसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं तो बता ही दूंगा। कमेंट करिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आप कहिएगा सर ये क्या घटिया सवाल पूछ दिया आपने, हम लोग इतने स्मार्ट स्टूडेंट हैं। आप कहिएगा सर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा। अब देखिए, प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है a माइनस जेड, यानी द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देंगे, तो 23 माइनस 11 बराबर हो गया 12। ये कोई सवाल में सवाल है? क्लोरीन 1735, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, यहाँ देखो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे मास नंबर लिखते हैं ना। तो अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ कि प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स। वेद प्रकाश, कपिल सिंह, देवेंद्र कुमार शर्मा जी, सतीश पूछ रहे हैं कि सर ये पीएनजी क्या होता है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एज इट इज आपके ऐप पे अपलोड कर दी जाती है, ये वाली, इसको पीएनजी बोलते हैं, ठीक है, या पीडीएफ कह लो। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो लोड कर दिया जाता है ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आने लगेगी। देवेंद्र हैं हमारे साथ, शाल्टू महतो हैं, सपना है, देवेंद्र, हर्ष, प्रज्ञा, अंश, विवेक, साहिब, पाल, प्रज्ञा, कुंदन, 17, 17, 18, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो आपकी सर देखो, परमाणु संख्या कितना है? 17 है ना, एटॉमिक नंबर 17 है,
तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटम को न्यूट्रल होना है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि मान लिया कि मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ए माइनस जेड, ए प्लस जेड, जेड प्लस एन, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो आप कहिएगा सर न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ए माइनस जेड। ठीक है जी। ठीक, चलो सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं। क्या देखेंगे, आयंस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आयंस। तो ये सब बातें जाननी जरूरी है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आयन, आयन क्या होता है, आयन क्या होता है, तो आयन क्या होता है इसको जरा समझिए आप। तो आप कहिएगा सर आयन क्या है, तो कोई भी आवेशित कण, है ना, कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह, कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह है, कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई चार्ज हो, मतलब जिस पर कोई आवेश हो, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन कहेंगे। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव चार्ज आर नोन एज आयंस, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स यू कैन से एनी चार्ज्ड स्पीसीज इज नोन एज व्हाट, आयंस। कोई भी आवेशित कण क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया सोडियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस NH4 प्लस Cl माइनस SO4 2 माइनस। तो कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई चार्ज हो, निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, धन आवेश या ऋण आवेश हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो ये आयन हो गया, ये आयन हो गया, ये आयन हो गया, है ना। तो कोई भी एटम है, परमाणु है या परमाणुओं का समूह है जिस पर कोई आवेश हो, चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन कहेंगे। अब आप जानते हैं कि आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताओ, आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप जानते हैं केटायंस, मतलब धनायन। पहले प्रकार का जो आयन है वो कहलाता है केटायन, और दूसरे प्रकार का जो आयन है वो कहलाता है एनायंस, ऋणायन। देखिए वह आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलेंगे, केटायन, और वह आयन जिस पर निगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलेंगे, एनायन। दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, आयन। जिस पे भी कोई चार्ज हो वो आयन कहलाएगा, लेकिन वह आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, केटायन, वह आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, एनायन। दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज व्हाट, केटायंस, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज एनायंस। तो धन आवेशित आयनों को धनायन, ऋण आवेशित आयनों को एनायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा हो गया सोडियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस NH4 प्लस, इन सब को आप आयन भी कह सकते हैं और केटायन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार एग्जाम्पल यहां पे है क्लोरीन माइनस SO4 2 माइनस। तो ये दोनों
सब मिलकर क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव वाला आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, उसको केटायन, और जो निगेटिवली चार्ज आयन है उसको एनायन कहेंगे। तो आयन की डेफिनेशन क्या हो गई, एनी चार्ज्ड स्पीसीज इज नोन एज आयन। कोई भी आवेशित कण आयन कहलाएगा। अब देखिए केटायंस बनते कैसे हैं, हाउ एनायंस एंड केटायंस आर फॉर्म्ड। तो ये मान लिया कि कोई एटम है, कोई परमाणु है, और उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो बन जाता है केटायंस, यानी धनायन। ठीक है जी। और अगर कोई एटम है, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, कोई परमाणु है, उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए, है ना, तो बन जाता है भाई साहब एनायन। यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो केटायन, और किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनायन। नोट करिए, एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा, एग्जाम्पल दूंगा भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी धनंजय सिंह, नोट्स आ जाएगा, अभी तो बोला हमने। क्या पूछ रहे हैं धनंजय साहब? पंकज यादव जी जय हिंद, कैसे हैं आप? आपने अलग से बैच लिया होगा, इस बैच में तो मैथ्स नहीं लग सकती, जब मेरी लगी है तो अलग अलग बैच आप लोगों ने खरीद रखे होंगे, उससे कॉन्साइड हो रहा होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ केटायन। फॉर्मेशन ऑफ केटायन, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस मतलब धनायन का निर्माण, धनायन का निर्माण। ठीक है जी। जैसे मान लिया एक एटम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम बड़ा प्यारा सा एटम है, 11 और 23 इसका होता है एटॉमिक नंबर। आप मुझे बताइए इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो आपके आंसर 11 होगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 11 होंगे। तो आप मुझे बताएं कि इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो आप कहेगा सर नेट चार्ज, कुल आवेश तो 0 होगा ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, एटम पे कोई आवेश नहीं होगा। ठीक, ये इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिया, तो देखो स्थिति क्या होगी। ये सोडियम ही है हमारा, अब इस पे प्रोटॉन कितने हैं, तो 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे, पर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने, तो 10। अब आप मुझे बताओ कि कुल आवेश कितना होगा इस पे, नेट चार्ज बताइए। अब आप कहेंगे सर कि नेट चार्ज जो है वो -1 हो जाएगा, कुल आवेश जो है वो -1 हो जाएगा। पूछोगे कैसे, तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या करेंगे, उदासीन बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल बना देंगे, एक प्रोटॉन बचा तो एक प्रोटॉन पे कैसा चार्ज आएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, सॉरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आ जाएगा, तो नेट चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा तो एक प्रोटॉन पे कैसा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये चार्ज किस पे आएगा, सोडियम पे। तो सोडियम से बन गया क्या, सोडियम प्लस, सोडियम आयन या सोडियम केटायन। मतलब क्या हुआ कि किसी एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, है ना। यहाँ पे ये चार्ज आपको ये बतला रहा है कि दरअसल इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं।
एक चार्ज कहने का मतलब, एक पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, दो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, तीन कहने का मतलब तीन निकाले गए। उसी प्रकार हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ऋण आयनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ऋण आयन का निर्माण, ऋण आयन का निर्माण, ऋण आयनों का निर्माण कैसे होगा? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो केटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनायंस बनते हैं। इसका तो एग्जांपल हमने देख लिया, देखा आपने। अब देखिए कि ये मान लिया कि आपके पास क्लोरीन का एटम है, 17 और 35 होता है इसका एटॉमिक नंबर। आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। द नेट चार्ज विल बी 0, कुल आवेश क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों को न्यूट्रल बना देंगे। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या स्थिति बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि भाई इसमें प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। तो नेट चार्ज इस पे जो आएगा, नेट चार्ज जो आएगा -1 आ जाएगा इस पे, कुल आवेश -1 आएगा। क्यों? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल बना देंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, सो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे झलकेगा। अरे ऐसे भी सोचना चाहिए, देखिए इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सोचना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन रहा होगा, एटम न्यूट्रल है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो कैसा चार्ज लेके आएगा? एक नेगेटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, दो नेगेटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, तीन नेगेटिव चार्ज। तो किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है कहने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, दो नेगेटिव चार्जेस हैं मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए, तीन नेगेटिव चार्जेस हैं मतलब तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए। बात आनी चाहिए समझ में। राहुल कह रहे हैं कि सर आप मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। अच्छा, गलत समय में आप कर रहे हैं मैसेज, तो जाहिर सी बात है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मैसेज किए जा रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ आप ही मैसेज कर रहे हैं? हज़ारों मैसेज आ जाते हैं आपके बाद। तो जैसे आपका मैसेज आया और 4 बच्चे ने और मैसेज कर दिया तो आपका मैसेज नीचे चला जाएगा, तो मुझे देखिएगा ही नहीं और मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। फिर आपको लगेगा कि क्लास रिकॉर्डेड है या सर को आता नहीं है तो जानबूझकर हमारे क्वेश्चन को बतला नहीं रहे हैं। ऐसी चीज़ें आती हैं, है ना, जहन में। आप पूछिए, मैं इधर देख रहा हूँ, आप पूछिए क्या सवाल है। प्रथम में, चलिए उसको देखेंगे। पुष्पांजलि यादव जी, अगली बार ऐसा ना हो, ठीक है? नहीं, सिर्फ 10th पढ़ोगे तो 80% क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, तो 11th-12th को हम लेके चलेंगे ना। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी थी क्या? उसमें हमने कहा था कि हर सेशन में हम शुरू करेंगे 6th से और चलेंगे अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th या 12th तक। हाँ, रोज़ इसी टाइम में होगी, ठीक है? नोटेशन बताइए एटम पर। नोटेशन क्या बता ही दिया पहले कि कोई एटम है एक्स, तो यहाँ पर Z जो लिखा रहता है उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर। लेट से ज्वाइन किया है क्या? लेट से ज्वाइन करोगे तो नहीं है, ठीक है? चलिए, तो गिवन रहेगा ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स। तो एनायन कैसे बनता है, केटायन कैसे बनता है, ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है? अब आ जाते हैं, हम लोग बात करेंगे क्या? आइसोटोप्स की। किसकी बात करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग चल रहे हैं, आइसोटोप्स। हेडिंग डालिएगा, आइसोटोप्स, समस्थानिक।
आइसोटोप्स दैट इज समस्थानिक। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स से पहले आप जानिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो साइड में कहीं पर लिख लेंगे एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तत्व, तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है, देखिए इसको पहले समझिए फिर आइसोटोप समझ में आएगा। जैसे हमने आपसे अगर कहा कि ये मान लिया कि आयरन का तत्व है, आयरन का एलिमेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को तत्व क्लियर नहीं होता है, तो फिर आइसोटोप कहाँ से क्लियर होगा? आयरन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम होंगे, आयरन के एटम होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। ये सब क्या है? आयरन के परमाणु, एटम्स ऑफ आयरन, एटम्स ऑफ आयरन, आयरन के परमाणु। अगर मैंने आपसे कहा कि ये मान लिया कि कार्बन का तत्व है, अगर मैंने आपसे कहा कि ये मान लेते हैं कि कार्बन का तत्व है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ कार्बन, कार्बन के तत्व हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे। ये सब क्या है? एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के परमाणु। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट को डिफाइन करता है तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे दोज सब्सटेंसेस which are made up of, which are made up of only one kind of atoms, only one kind of atoms is known as या called element। वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो कोई पूछे कि तत्व होता क्या है, तो आप कहिएगा कि दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ only one types of atoms is only one type of atoms is known as element। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, या दूसरे शब्दों में वैसा पदार्थ जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और ज्यादा सरल नहीं बनाया जा सकता हो, तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्योंकि एलिमेंट को जब आप तोड़ोगे, जैसे कार्बन के एलिमेंट को तोड़ोगे तो सिर्फ इसमें कार्बन के परमाणु मिलेंगे, कार्बन के एटम्स मिलेंगे, तो ये तो ऑलरेडी सिंपल है, तो इसे और क्या सिंपल करोगे। अब देखिए हम आइसोटोप बताना चाह रहे हैं, इसलिए एलिमेंट बताना पड़ा है ना। एलिमेंट को हम आगे काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 12। लेकिन ये कार्बन का तत्व है, उसमें कुछ कार्बन के परमाणु ऐसे होते हैं जिसका परमाणु संख्या 14 भी मिलेगा। किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। तो तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न, क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स। क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। तो समस्थानिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान पर द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये समस्थानिक की डेफिनेशन हो गई। तो आइसोटोप्स के लिए आपको क्या याद रखना है कि वैसे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर, इसको पहले आप लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये इसको लिख लो, हो जाए तो बोलिएगा डन, है ना, फिर हम समस्थानिक दिखाएंगे। तो कोई आपसे पूछता है कि तत्व क्या होता है, तो बोलिएगा ऐसा पदार्थ जो जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे हम कह रहे हैं कि आयरन का तत्व है, मतलब इसमें सिर्फ आयरन का परमाणु होगा। कार्बन का तत्व है, इसमें सिर्फ कार्बन का परमाणु होगा। इसको लिख लो, हो जाए तो बोलो डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आइसोबार उसका उल्टा होगा, आरजू बिल्कुल सही है। हाँ, ये बैच में क्लास है जी, ठीक है। डीपली ही तो समझा दिया पुनीत, बाकी तो डेफिनेशन लिखा के चले जाते हैं लोग। कि आइसोटोप वो होते हैं तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, आइसोटोप कहलाते हैं। और लिख देगा कि ऐसे देखो ये आइसोटोप, ये तत्व हो गया, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, क्या कहलाएगा, आइसोटोप। पहले मैंने क्या आपको समझाया, तत्व समझाया, और तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। इसमें और क्या डीप हो सकता है वो भी आपके लेवल पे। हाँ, हम नीट के लेवल को पढ़ा रहे होते तब थोड़ा आगे भी जाते। आपके एग्जाम्स की औकात ही कितनी है, और जो डीप पढ़ते हैं उनका तो होगा ही नहीं आप लोगों के एग्जाम्स में। जीएस में जितना आप सेलेक्टेड पढ़िएगा उतना आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। रिसर्च करने वालों का तो होता ही नहीं, वो रिसर्च ही करते रह जाते हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होना है, एटॉमिक नंबर क्या होना है, बस इतना याद रखना है। एटॉमिक नंबर क्या होना है, सेम। परमाणु संख्या क्या होनी है, परमाणु संख्या क्या होनी है, समान। और मास नंबर क्या होना है, मास नंबर क्या होना है, डिफरेंट, डिफरेंट, है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होनी है, भिन्न होनी है। तो वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एटम्स ऑफ द एलिमेंट having same atomic number, having same atomic number but different mass number are known as isotopes। तत्व के वैसे परमाणु, हिंदी में भी लिख देता हूं, हमारे साथ हिंदी वाले भी बहुत सारे जुड़े रहते हैं। तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन 12, कार्बन 14, देखिए एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्लोरीन का ले लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन एक क्लोरीन ऐसा होगा जिसका मास 35 है, एक का मास 37 होगा। तो परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे। नोट कर लीजिए। अब हमें कुछ हाइड्रोजन के समस्थानिकों पर गौर करनी है, क्योंकि वहां से आपके सवाल मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं।
परमाणु हथियार कैसे बनेगा, अगला जो टॉपिक आएगा ना न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें दिखाएंगे। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, उसके बाद परमाणु भट्टी क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सब अगला जो टॉपिक आएगा। परमाणु नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें आएगा विशांत साहब। तो सबको अलग अलग टॉपिक देख रखा है ना। चौरसिया जी शुक्रिया आपका। वही परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, है ना। उसी को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, परमाणु भार बोल देते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का लिख देते हैं, कभी लिख देंगे परमाणु संख्या, कभी लिख देंगे परमाणु क्रमांक, कभी लिख देगा द्रव्यमान संख्या, कभी लिख देगा परमाणु भार, ठीक है। ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और प्रोटियम तीन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। अच्छा, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक नेचर में पाए जाते हैं, कौन कौन बताइए। एक होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। देखिए सबका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये सब क्या हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, इसको प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलेंगे, ठीक है। और जिसका द्रव्यमान संख्या 2 है उसको ड्यूटेरियम बोलेंगे। क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और जिसकी परमाणु संख्या 3 है, द्रव्यमान संख्या 3 है, उसको ट्रीटियम कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रीटियम, ट्रीटियम कहेंगे। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम 3 है। इसको हम डिनोट करते हैं H से, इसको डिनोट करते हैं H से, इसको डिनोट करते हैं D से, और इसको डिनोट करते हैं T से। आप जिसे हाइड्रोजन कहते हैं ना, हाइड्रोजन दरअसल प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन बोलने का मतलब हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक प्रोटियम की बात कर रहे हैं आप, है ना। इसी को जनरली हाइड्रोजन कहते हैं। पर हाइड्रोजन तो 3 तरह के हैं। तो जनरली जो हाइड्रोजन कहने का मतलब होता है वो प्रोटियम से होता है। देखिए अगर हम प्रोटियम का ऑक्साइड बनाते हैं तो ये बनेगा H2O। ये होगा आपका नॉर्मल वाटर जिसे हम लोग पीते हैं। H2O क्या हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, सामान्य जल, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूटेरियम का अगर ऑक्साइड बनाइएगा तो ये होगा D2O। यहाँ है H2O, यहाँ पे हो गया D2O। ये कहलाएगा हेवी वाटर। भारी जल का नाम सुना है कभी, यह है भारी जल। क्या है जी, हेवी वाटर, भारी जल। आगे हम पढ़ेंगे कि भारी जल का इस्तेमाल परमाणु भट्टी में मंदक के तौर पे, मॉडरेटर के तौर पे हम लोग करते हैं। और मॉडरेटर का क्या काम होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारी जल होता है द्रव्यमान में भारी या ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। और ट्रीटियम वाला जो समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है या रेडियो धर्मी होता है। मतलब ये किरणें निकालता है ना। आगे हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक टॉपिक ही अलग से। तो वह परमाणु जो टूटते हैं और टूटने के दौरान कुछ अदृश्य किरणें यानी अल्फा बीटा जैसी किरणें निकालते हैं, उनको कहते हैं रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, तो आप क्या कहिएगा, ट्रीटियम। एंड ट्रीटियम इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, तो क्या कहिएगा,
ट्रीटियम। तो ट्रीटियम के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ट्रीटियम क्या है, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर मीन्स प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व, सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, तो आप कहेगा सर ट्रीटियम है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए, 3, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रीटियम 1H3। प्रोटियम का ऑक्साइड क्या कहलाएगा, पानी, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड क्या कहलाएगा, भारी जल, और ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, मतलब ये किरणें निकालेगा। और दिस इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व आपका जो है वो ट्रीटियम है। अब ये जो प्रोटियम है, प्रोटियम जिसे आप हाइड्रोजन कहते हैं, है ना, ये यूनिक है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में यही प्रोटियम एक ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या और मास नंबर दोनों आपस में बराबर हैं। देखो बाकी कोई भी तत्व ले लो, उसका द्रव्यमान संख्या क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा परमाणु संख्या से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, एक केस में बराबर है, बाकी सब केस में क्या है, ज्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर है। तो नोट करके इस पॉइंट को ले लो, ये है आपका 1H1 यानी कि प्रोटियम। प्रोटियम एक ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर बराबर है किसके, मास नंबर के, है ना। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, संख्या ही लिख दे रहा हूं, परमाणु संख्या बराबर है किसके, द्रव्यमान संख्या के या परमाणु भार के, है ना, या परमाणु द्रव्यमान के, कुछ भी लिखते रहते हैं किताबों में। और एक चीज आपने गौर नहीं की होगी शायद, पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। देखो न्यूट्रॉन नहीं होता कैसे, देखो प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे। और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, A-Z कर देते हैं ना, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो 1 - 1 बराबर 0। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका ये जो प्रोटियम है, प्रोटियम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 0 हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे बताइए। ड्यूटेरियम कहने का मतलब 1H2, ये है ड्यूटेरियम। इसमें देखो प्रोटॉन्स कितने, तो 1, इलेक्ट्रॉन्स भी 1, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। और अगर हम ट्रीटियम की बात करते हैं 1H3, ये है ट्रीटियम। ट्रीटियम में देखो प्रोटॉन्स होंगे 1, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 1, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 - 1 बराबर 2। तो ये थोड़ा प्रोटियम जो है ना अपने आप में यूनिक है। प्रोटियम को आवारा तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है या एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपस में बराबर है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। हाँ जी अनुराग चौधरी साहब, केमिस्ट्री जो है हाँ हो जाएगी एग्जाम से पहले, मतलब 35 से 40 क्लासेस लगेगी। परवीन वो तो मुझे नहीं पता, बाकी टीचर्स का मुझे कैसे पता होगा, हर टीचर्स का अपना अपना शेड्यूल रहता है ना, वो सब अपने क्लास में। अब मैं अपने क्लास में बिजी रहता हूँ दिन भर, मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं, आपने देखा होगा, मुखर्जी नगर हो गया, मॉडल टाउन हो गए, नजफगढ़ हो गया,
आइसोटोन आगे आएंगे ना, पहले आइसोटोप पढ़ोगे फिर आइसोबार पढ़ोगे तब आइसोटोन होगा। आइसोटोनिक नहीं होता, आइसोटोन होता है। आइसोटोनिक तो वहाँ बायोलॉजी में चले गए आप, है ना। तो आइसोटोन में और आइसोटोनिक में फर्क है ना, ठीक है। आइसोटोन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आइसोटोनिक बायोलॉजी में। पीडीएफ ऐप पे ही मिल जाएगा आपको। तो ये हुआ हमारा अभी न्यू आइसोटोप्स के बारे में। कुछ और बातें जो हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो अभी इतना कम से कम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे देंगे विराम। अगली क्लास में मिलेंगे और हम आइसोटोप्स के बारे में अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है। आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस, कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं पूछूं कि आइसोटोप का मतलब केमिकल नेचर कैसा होगा, मतलब रासायनिक गुण समान होंगे कि भिन्न होंगे, आइसोटोप्स में क्या डिफर होगा, इस तरह के जो सवालों के लिए हमें नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। और कल वाली जो पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है वो अपलोड हो जाएगी, घबराइए मत, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो जो है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। पंकज यादव कह रहे कि सर समझ में आ रहा है। देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना तो वो पिछला क्लास देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इंस्टा वगैरह पे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे आप कनेक्टेड रहिएगा। जो भी परेशानी आपकी हो रही है वो आप मुझे बता दीजिएगा, हम आपकी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सबकी बातों का रिप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 1000-2000 से भी ज़्यादा बच्चे रहते हैं एक बैच में। तो अगर मैं सबका रिप्लाई देने लगूँ तो फिर तो क्लास ही नहीं चल पाएगी, ठीक है। यूरिया किडनी में नहीं बनता है, यूरिया लीवर में बनता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। यूरिन बनता है किडनी में, ठीक है। इसका मतलब आपने मुझसे बायोलॉजी नहीं पढ़ रखी है, तब ऐसी उल जुलूल बातें कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।